नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इतिहास का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहले वीडियो ना देखे वो लोग पहले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीयू सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। यहाँ पर विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचकों में जो शामिल थे उनमें दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, यह तीनों लोग जो है शामिल थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत के उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचकों में दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त शामिल थे। परीक्षा में कई बार दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक जो काफ़ी फेमस रही है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पुस्तक है वह जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। नील दर्पण जो नाटक था यह एक बंगाली नाटक था और इसकी जो रचना है वह दीन बंधु मित्र ने की थी और इसे जो है वर्ष 1858 में जो है इसे लिखा गया था। और नील की खेती करने वालों की जो दुर्दशा है इसका चित्रण किया गया है नील दर्पण में दीन बंधु मित्र द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कश्मीर के कारकोट वंश के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेंसांग ने जो है कश्मीर की यात्रा की थी। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना ही 2 सही है। तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। कारकोट वंश की जो स्थापना जो किए थे वो दुर्लभ वर्धन ने की थी। पहला जो स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इसी कार्यकाल में जो है चीनी यात्री ह्वेंसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और ह्वेंसांग ने जो है अपनी यात्रा जो वर्णन किया है इसकी एक पुस्तक है सी यू की, उसमें इन्होंने किया है। यह पुस्तक कई बार परीक्षा में पूछता रहता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कारकोट वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो ललितादित्य मुक्तापीठ था। ये अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक तरफ व्यक्ति विशेष दिए गए, दूसरी तरफ जो है उसके शासनकाल में कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके संदर्भ में आपको सम्मिलित करना है। रॉबर्ट क्लाइव, बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, कर्जन। प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बंग विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा। इसके 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में बंगाल में दोहरा शासन लगा था। इसका जो ये जो आपका सी हो जाएगा। बेंटिक के कार्यकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा की गई थी। मेटकाफ के कार्यकाल में प्रेस पर से जो प्रतिबंध वह हट गया था। और बंगाल का विभाजन जो वर्ष 1905 में हुआ था वह घटना कर्जन कार्यकाल में हुई थी। इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना और कर्जन कार्यकाल में जो आपके बंग विभाजन घटना हुई थी। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कश्मीर में लोहार वंश के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसकी स्थापना जो है अनंतपाल ने की थी और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह जयसिंह था। केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, ना ही एक ना ही 2 सही है। लोहार वंश की जो स्थापना किए थे वह अनंतपाल ने नहीं किए थे बल्कि संग्राम राज ने किया था। संग्राम राज जो है वह कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थे और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह जयसिंह था। तो इसका जो दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और इस वंश की ज़्यादा जानकारी जो है कल्हड़ की राज तरंगड़ी उससे मिलता है। और लोहार वंश की जो राजधानी रही है वो श्रीनगर रही है।
श्रीनगर जो है वह लोहार वंश की राजधानी रही है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किए थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे और उन्होंने जो है 1876 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माने थे। बाद में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था और उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दयानंद सरस्वती ने जो है एक पुस्तक लिखी जो काफ़ी फेमस पुस्तक है और उसका नाम आपका सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वह दयानंद सरस्वती ने लिखी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और इन्होंने जो है आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या बेड़सरा में? हीनयान जो है यह बौद्ध धर्म के जो पार्ट होता है हीनयान और महायान, वह आपका बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट है और हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्यगृह है यह आपका पीतलखोरा में है। और पीतलखोरा कहाँ पर? यह आपके महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के जो है यह औरंगाबाद में स्थित है। चैत्य जो होता है, चैत्य जहाँ पर पूजा के लिए बनाए गए स्तूप होते हैं उन्हें जो आपका चैत्य कहा जाता है और यहाँ लोग ध्यान और वंदना करते हैं। तो यह आपके पीतलखोरा में है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। सैंधव सभ्यता के लोग किन धातुओं को ज्ञान था? सोना, चांदी, तांबा, टिन। इसका 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। सैंधव सभ्यता के लोगों को सोना का ज्ञान था, चांदी का, तांबा का और टिन का। इन सभी चीज़ों का इन लोगों के पास ज्ञान था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके संदर्भ में यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ उसके जो है लीडर दिए गए हैं। इसके संदर्भ में आपको सम्मिलित करना। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी का नेतृत्व किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इन्होंने नेतृत्व किया था। साथ में जो है कानपुर से जो नेतृत्व किए थे वह अजीमुल्ला खां थे और फैजाबाद से जो है मोहम्मद अहमद शाह थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मोहम्मद अहमद शाह किए थे, मौलवी अहमद शाह किए थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। महाबलीपुरम में पल्लवों के 5 एक चट्टानी रथों में कौन सबसे बड़ा है? अर्जुन, भीम, धर्मराज या द्रौपदी? महाबलीपुरम में पल्लवों के 5 एक चट्टानी रथों में सबसे बड़ा जो आपका वो धर्मराज है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और यह जो है पल्लव शैली में बनाया गया है। इनमें आपका धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी और नकुल है। ऐसे जो है पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा कौन था? राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय या सुंदर चोल? मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाला जो चोल शासक था वह राजा राज चोल प्रथम था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इन्होंने जो है मालदीव, सुमात्रा आदि पर जो है विजय प्राप्त किया था और चोल वंश के जो संस्थापक थे वह विजयालय था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। गंग वंश, राष्ट्रकूट और होयसल के संरक्षण कार्य किस धर्म ने पश्चिमी और मध्य भारत में लोकप्रियता हासिल की थी? शैव, जैन धर्म, बुद्ध या हिंदू? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जैन धर्म। गंग वंश, राष्ट्रकूट और होयसल के संरक्षण कारण जो है जैन धर्म ने पश्चिमी और मध्य भारत में लोकप्रियता हासिल की थी। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश या गंग वंश ने किस धर्म को आश्रय दिया था, संरक्षण दिया था? तो आपके जैन धर्म का संरक्षण दिया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी रही है। और जैसा कि हम जानते हैं 16 महाजनपद था, उसी में एक था और महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण यह आपके कुशीनगर में ही हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है।
यहाँ पर जो इतिहास के बार बार यूपीपीएससी स्पेशल प्रश्न पूछता है दक्षिण भारत से, राजवंशों से, इसीलिए इस प्रश्न के माध्यम से आपका रिवीजन करा दिया जा रहा है, तो जिससे आप लोग अधिक से अधिक जो प्रश्न देख सकें और अपना रिवीजन कर सकें। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लिया करिए। होयसल राजवंश के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। होयसल शासकों की राजधानी द्वार समुद्र हेलोविट थी। विष्णुवर्धन ने होयसलेश्वर और चेन्नाकेशव मंदिरों का निर्माण करवाया था। केवल एक सही, दोनों सही, दूसरा सही, ना तो एक ना ही 2 सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट वो सही है कि होयसल शासकों की राजधानी आपके द्वार समुद्र थी, और दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, विष्णुवर्धन ने होयसलेश्वर और चेन्नाकेशव मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। और नृप कामदूती जो है यह होयसल राजवंश के जो है संस्थापक रहे हैं। नृप कामदूती जो है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। दक्षिण भारत के कदम वंश के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसके संस्थापक हरिवर्मन था और राजधानी बनवासी थी। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। कदम वंश के जो संस्थापक रहे हैं वह मयूर वर्मन रहे हैं। पहला जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संस्थापक आपके मयूर वर्मन रहे हैं, और इसका जो अंतिम शासक था वह हरिवर्मन था। हरिवर्मन जो है वो आपका अंतिम शासक था और राजधानी बैजंती थी। तो इसका केवल दूसरा जो ऑप्शन था स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। संस्थापक मयूर वर्मन और जो अंतिम शासक था वो आपका हरिवर्मन था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऐहोल प्रशस्ति के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसकी रचना रविकीर्ति ने की थी और उसमें पुलकेशिन प्रथम का विवरण है। ऐहोल जो जगह है ये आपके कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, और ऐहोल प्रशस्ति की रचना रविकीर्ति ने की। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है इसमें बादामी चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का विवरण मिलता है, प्रथम का नहीं द्वितीय का विवरण मिलता है। तो केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका इसका सही हो जाएगा। ऐहोल प्रशस्ति में जो है पुलकेशिन द्वितीय का विवरण मिलता है और इसकी रचना रविकीर्ति ने की है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच सामान्य कारक क्या है? उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वे स्वराज पार्टी संस्थापक थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े थे। तो ये जो तीनों लोग थे वो समान इनमें जो घटक रहा है वे काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े थे। और यह जो घटना होती है यह 9 अप्रैल 1925 को इन्होंने जो है काकोरी ट्रेन एक्शन डे किया था। और इसमें जो है बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और लाहिड़ी जी को फांसी मिली थी। यह फांसी का स्थान आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। बिस्मिल जी को फांसी हुई थी गोरखपुर में, बिस्मिल जी को फांसी गोरखपुर में हुई थी। अशफाक जी को फांसी जो हुई थी वह फैजाबाद में हुई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद में हुई थी। और लाहिड़ी जी को फांसी जो हुई थी वो गोंडा में हुई थी। यह स्थान कभी कभी सुमिलित करने को भी दे देता है और डायरेक्ट भी परीक्षा में पूछ सकता है। केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे वह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। इन्होंने जो है बम फेंका था। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना किए थे वह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1946 की अंतरिम सरकार संबंधित कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के प्रधानमंत्री प्रमुख थे। जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। वायसराय कार्यकारी परिषद के प्रमुख बने रहेंगे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो जो गलत स्टेटमेंट है आपका पहला ही है, क्योंकि जो है जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के प्रधानमंत्री नहीं थे। यह जो स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी सभी जो स्टेटमेंट इसके सही हैं। जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, यह स्टेटमेंट सही है। और वायसराय कार्यकारी परिषद के प्रमुख बने रहेंगे, यह भी स्टेटमेंट सही है। साथ में अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ये सभी इसमें स्टेटमेंट इसके सही है। और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह विंस्काउट वेबल जो है इसके अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रकार जो पहला स्टेटमेंट आपका वो आपका इस प्रश्न के अनुसार सही है और यही आपका गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो प्रमुख होता था वह विंस्काउट वेबल थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज बाजीराव प्रथम, अंग्रेज बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी व बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। पूना की लड़ाई के बाद जो है यह संधि हुई थी
31 दिसंबर 1802 में, और इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था वह अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लॉर्ड वेलीजली के जो सहायक संधि थी उन संधियों के जो है कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया यहाँ पर दिया गया है। इसका 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। सर्वप्रथम सहायक संधि का जो शिकार हुआ था वह हैदराबाद हुआ था 1798 में। फिर इसके बाद अवध जो आपका 1801 में हुआ था, मैसूर हुआ था 1799 में, सिंधिया हुआ था 1804 में होती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है, जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि जो शुरू किए थे लॉर्ड वेलीजली ने शुरू किया था। सबसे पहले आपका हैदराबाद, फिर आपका मैसूर, फिर अवध और अंत में आपका सिंधिया हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर कोई सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।